नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देखेंगे उपन्यास बाम भट्ट की आत्मकथा। यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार है। द्विवेदी जी एक सशक्त साहित्यकार, ललित निबंधकार, मानवतावादी उपन्यासकार एवं निष्पक्ष आलोचक है। वे भारतीय संस्कृति के आख्याता, प्रवर्तक, निर्माता एवं संस्कृति सम्मान लेखन है। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके उन्होंने अपनी रचनाओं का सौंदर्य बढ़ाया है। द्विवेदी जी के उपन्यास विशेष रूप से उन्होंने अपनी रचनाओं का सौंदर्य बढ़ाया है। द्विवेदी जी के उपन्यास विशेष रूप से सांस्कृतिक और इतिहास दोनों को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। वे हिंदी के ऐसे उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर उतने आधारित नहीं है जितने ऐतिहासिक वातावरण एवं देश काल पर आधारित है। उनकी सृष्टि उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से बनाई हुई है। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास की विशेषताएं रही है। तो देखते हैं बाम भट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र है वह है, सबसे प्रथम मुख्य पात्र है वह है बाम भट्ट। इस उपन्यास का प्रधान पात्र है तथा नायक पदाधिकारी है। वह संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि है। उनके चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता तथा संघर्षशीलता जैसे गुणों से विद्यमान है। भट्टिनी उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारी पात्र है। वह देवपुत्र दुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है। जिसका अपहरण कर लिया जाता है वह बाम भट्ट से प्रेम करती है। निपुणिका यह अस्पृश्य जाति की कन्या थी जिसका विवाह उस कानविदा वैश्य के साथ हुआ था जो भड़भुजे से सेठ बना था। विवाह के एक वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई थी। वह एक कुशल अभिनेत्री है जो बाम भट्ट से प्रेम करती है। इनके अतिरिक्त सुचारिता, अघोध, भैरव, राजश्री, कुमार, कृष्णवर्धन आदि उपन्यास के अन्य पात्र हैं जो कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं बाम भट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास की कथा वस्तु तथा सारांश सेटनेट JRF की दृष्टिकोण से। बाम भट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक विलक्षण कृति है। इसमें इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। इस उपन्यास में बाम भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति तथा ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाम भट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रमणीय साक्षात्कार कराती है। इसका कथानक कोरा भावुक कवि नहीं वरन कर्म निरत, कर्म में लीन या कर्म से जुड़ा हुआ और संघर्षशीलता जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है।
स्वयं को निशेष भाव से दे देने के जीवन की साक्षरता देखने वाली निपुणता का और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टनी के प्रति उसका प्रेम उच्चता का वर्ण कर लेता है। बाम भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवन दस्तावेज है। ऐतिहासिक उपन्यासकार को अतीत में भी प्रवेश करना पड़ता है। अतीत में प्रविष्ट होकर ही इतिहास को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ पाना है। इसी जुड़ाव के माध्यम से ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत की चित्रित करता है। उपन्यास में 7वीं 8वीं शताब्दी के भारत में जो दूषित प्रवृत्तियां पनक रही थी उनका लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। लोग कर्म फल और पुनर्जन्म में आस्था न रखकर भाग्यवाद और विश्वास रखने लगे थे। धर्म का विरूप विकृत हो रहा था, उसमें भ्रष्टाचार एवं पाखंड बढ़ रहे थे। धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध था, भोगवादी था। लुटेरों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता था और उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो चुका था। सभी तरफ द्वेष कलेश ही भर चुका था। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में सर्वत्र नैतिकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को उचित अनुचित का निर्णय अपनी विवेक बुद्धि से करना चाहिए। विवेक को वो लोग शास्त्र तथा गुरु से भी अधिक प्रामाणिक मानते हैं। साथ ही बाम भट्ट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को विवेक, साहस एवं करुणा जैसे गुण अपने भीतर विकसित करने चाहिए। हर्षकालीन भारत का सांस्कृतिक रूप बाम भट्ट की आत्मकथा में प्रमुखता से उभरता हुआ नजर आता है। उस समय कला के सभी रूप अपने उत्कर्ष पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्तिकला को लोग मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों दृष्टिकोणों से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबारों में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। अंततः उस समय कलाकारों और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। बाम के चरित्र के विविध पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं को उपन्यास में स्थान दिया गया है। उसकी उदात्त प्रवृत्तियां पाठकों को प्रभावित करती है। नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रशंसनीय है। अंततः बाम भट्ट के चरित्र को उदात्त मूल्यों से संबंध कर द्विवेदी जी ने उसके परंपरागत लांछिक चरित्र को नया आयाम देकर प्रस्तुत किया है। बाम भट्टनी एक प्रभावशाली चरित्र है जिसकी संकल्पना द्विवेदी जी ने इतिहास और कल्पना के समन्वय से की है। इस भव्य रूप में की है कि वह एक अमर चरित्र बन गई है। द्विवेदी जी ने बाम भट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने तथा नारी सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की। नारी सम्मान की रक्षा का भाव बाम भट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि नारी के प्रति सम्मान का भाव रखो, नारी शक्ति की गरिमा को समझो, नारी को वासना मूर्ति का साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव अपने मन में रखो। साथ ही यह भी कहा गया है कि जन साधारण को सुधारने का कार्य केवल राजा पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर सोई इन सुधारों को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय संकट आने पर परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए।
वामभट्ट की आत्मकथा का संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि वामभट्ट से है। अंततः उसमें संस्कृत निष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा का होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने तत्कालीन परिवेश की उभरने के लिए भी भाषा को विशिष्ट रूप प्रदान किए हैं। दार्शनिक विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्राय संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। लंबी वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट शब्दावली कवि वामभट्ट की शैलीगत विशेषताएं हैं और यही विशेषताएं इस उपन्यास में भी है, जिससे यह वास्तविक अर्थों में वामभट्ट की आत्मकथा प्रतीत होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वामभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। वामभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृत होती हुई महाकाव्यत्व की ओर बढ़ती जाती है और महाकाव्य की गरिमा से पूर्ण हो गई है। इस प्रकार वामभट्ट की आत्मकथा का संक्षिप्त में हमने सारांश देखा। यह सेटनेट परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक था। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।